बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का सुबह है फिज़िक्स का पेपर, तो काफ़ी लेट हो गया वैसे, लेकिन एक आखिरी आप लोगों को गेस देना था फाइनल पेपर किस किस्म का पेपर आ सकता है। लेकिन पेपर को दिखाने से पहले एक तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में कुछ तो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स पॉइंट आउट की थी, जल्दी से उनको बता दूं। एमसीक्यूज़ के अंदर स्पेशली यहाँ पर ये जो एमसीक्यू नंबर 2 था, ये मैंने गलत किया था। मैंने इसको सेंटीमीटर में ही रहने दिया था। वैसे अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तो आप उसको मीटर में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 0.06 मीटर बन जाएगा। और पावर इसका रेसिप्रोकल होगी 0.06 का रेसिप्रोकल वो आता है 16.70। ये गलत था। उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक और मैंने यहाँ पर गलत किया था। यहाँ ये जो नंबर 2 है ये भी मैंने पूरा रीड नहीं किया था। व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडिएटिव एलिमेंट व्हिच इमिट्स 1 अल्फा, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था। 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल। तो एक अल्फा के बाद एक बीटा पार्टिकल होगा, तो फिर क्या होगा? तो अल्फा पार्टिकल की जब भी याद रखें एमिशन होगी तो चेंज क्या आएगा? अगर एक एक्स न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा 4 2 है। तो वाई यानी डॉटर न्यूक्लियस में ए में से 4 माइनस कर देंगे, जेड में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। और जब भी एक बीटा पार्टिकल की एमिशन होगी, अब ये टाइम नहीं है पूरा समझाने का, लेकिन अगर आपके पास एक एक्स पेरेंट न्यूक्लियस है, ए और जेड है, बीटा पार्टिकल की एमिशन होते ही उसका मास नंबर वही रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। साथ ही एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट हो जाएगा उसमें से, तो उसके प्रोटॉन नंबर में एक इजाफा हो जाता है। तो जब एक पार्टिकल प्रोटॉन नंबर में से 2 कमी होगी और फिर उसने बीटा पार्टिकल जब एमिट किया तो उसमें प्रोटॉन नंबर में एक इजाफा हो गया, तो बेसिकली उसके प्रोटॉन नंबर में एक जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1 हो जाएगा। -2 + 1 इज इक्वल टू -1। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक और था कहीं पे, आई थिंक प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, वो था प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो प्रोसेस डाटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये वैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पे था, लेकिन प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को मैंने शायद लिख दिया था कुछ और, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, प्रोसेस डाटा को। फिर एक था बुक में से, उसमें कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को लेना है नेगेटिव। जब उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो उसके साथ माइनस का साइन, यानी -10 आंसर था वहाँ पे करेक्ट, ठीक है। ये हो गए वो मिस्टेक्स। अब जल्दी से गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो बहुत से इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो इससे पहले बता चुका हूँ, इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। एक मैंने सिर्फ चेंज किया है यहाँ पर कि आपको ये जो चॉइस में मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, ये मैंने ज़्यादातर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐड कर दिए। ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे, तो इनको देखिएगा एक दफ़ा ज़रूर। अब मैं सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है, टाइम नहीं है और वीडियो भी इतनी लंबी मैंने बनानी नहीं है। पहले पार्ट में व्हाट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन बार बार बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। और शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं वो डैम्पिंग को यूज़ करते हैं, एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर देते हैं। इसकी बुक में लिखी भी आसानी से पढ़ सकते हैं। ये पहला वाला ज़रूर बताऊंगा। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी करनी है, तो एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, यानी एक मास अटैच टू द स्प्रिंग है, उसको आपने यहाँ से डिस्प्लेस करके आपने एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए आप उसको, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। लेकिन जब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुँचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उसकी 0 होती है। और जब वो मीन पोजीशन पे पहुँचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 होती है। तो दरमियान में कहीं पे एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। तो याद रख लें, ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ओवर √2, ए ओवर √2 पर दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन में पुट करके दोनों की एनर्जी की इक्वेशन हम इसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी के लिए याद रख लें ए ओवर √2, यानी आधे से थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड होता है, तो वहाँ पर दोनों की एनर्जी बराबर होती हैं। वॉइस ऑफ लेडी से चिल्ड्रेन सेल की बार बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसकी रीज़न भी बता चुका हूँ। जस्टिफाई द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। जस्टिफिकेशन में क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वो होती है वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स जो हैं वो पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो यही बताएंगे कि वो जो साउंड वेव्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्प्रेशन और रेफेक्शन की सूरत में ट्रैवल करते हैं, और कॉम्प्रेशन और रेफेक्शन की सूरत में पार्टिकल्स पैरेलल ही वाइब्रेट करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, ये बता चुका हूँ, बुक में भी लिखा हुआ है, और जब ये लिखेंगे तो इसके साथ इसका
ज़रूर लिखना है कि इस डिफेक्ट के लिए कौन से लेंसेज हम इस्तेमाल करते हैं। वाई डू योर लेग्स अपेयर शॉर्टर व्हेन यू आर वॉकिंग इन अ पूल? इस वजह से कि वाटर के अंदर, अच्छा इस किस्म के जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो पहला जो वर्ड है, ये पहला जो सेंटेंस है, उसमें आपने रीज़न बता देनी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करनी है। दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं जो किताब जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ना, वो सारा का सारा लिखूंगा, नंबर मिल जाएंगे मुझे। कि वो पहले लिखेंगे आवर लेग्स अपीयर शॉर्टर देन वी आर वॉकिंग, देन नॉर्मल देन वी आर वॉकिंग द लूप। ये आंसर नहीं, आंसर ये है दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, फिर आप बताएंगे कि एज लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर या फ्रॉम वाटर इनटू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जो पूल के अंदर से बाहर लाइट जा रही है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड, यानी ये ऐसे जा रही होगी ऊपर की तरफ और यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और अगर इसको आप बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर दें तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये हाइट अपनी टांगों की ये लेंथ नज़र आएगी, असल में ये वाली लेंथ होती है, तो इसलिए आपको टांगे जो वो शॉर्टर नज़र आती हैं। तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इफ द रिफ्रैक्टेड रे इज रिप्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स वी गेट अ शॉर्टर लेंथ दैट corresponds to the shorter lengths that we see in the while walking the pool। ये पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस, ये भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को शो करती हैं, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो यूनिक वैल्यू होती है, हर पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू है, तो अगर वो क्रॉस कर देंगी तो इसका मतलब है वैल्यूज़ यूनिक नहीं रही, विच इज़ इम्पॉसिबल। कैन ट्रांसफॉर्म वर्क और डीसी? नो, पहला जवाब, पहला लेटर, पहला वर्ड क्या है? नो। अब आगे बताना है क्यों नहीं काम करेंगी, क्यों? ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वेयर द ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल शुड चेंज so that there is a varying magnetic field and hence there is a EMF induced in the secondary coil। एट वन एंड रिपल टैंक 80, ये न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे व्हाट चेंजेस अकर टू अ न्यूक्लियस आफ्टर इट इमिट्स बीटा पार्टिकल, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, उसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है और उसका मास नंबर सेम रहता है। लेंजेस लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ये टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, लेंजेस लॉ उसके नीचे लिखा हुआ है। लेंजेस लॉ ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। जब वो अपने कॉज को अपोज करेगी ईएमएफ इंड्यूस, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, यानी जब तक आप एनर्जी सप्लाई करेंगे, एज लॉन्ग एज मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी as output can be electrical energy as output can be taken। जब तक आप देते रहेंगे एनर्जी तब तक आपको एनर्जी मिलती रहेगी। वी कैन नॉट लाइक गेट आउटपुट एनर्जी बाय नॉट गिविंग इन एनी इनपुट एनर्जी, ऐसा नहीं हो सकता, वी विल हैव टू गिव इनपुट एनर्जी। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन होती है। थर्मोनिक इमिशन बता चुका हूँ। वाई साइलेंट मिसाइल्स इज यूज टू कॉल डॉग्स, आसान है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ह्यूमन के लिए साइलेंट है, उनके लिए साइलेंट नहीं है। स्टेट द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी पहले बता चुका हूँ। डिफरेंशिएट लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत सारे डिफरेंस वाले मैंने वो बताए थे क्वेश्चंस। वाई अल्फा रेडिएशन आर मोर आयनाइजिंग दैन बीटा एंड गामा रेडिएशंस, बिकॉज उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2। बीटा के ऊपर चार्ज मेंशन करेंगे -1 होता है, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मेंशन करेंगे आप, ठीक है। और ये भी मेंशन कर दें ये हैवियर होते हैं, तो दे इंटरेक्ट विद द मैटर and hence ionize the matter easily as compared to the beta and the gamma radiations। उसके बाद कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम इन इस्लामाबाद, ये मुझे किसी ने पूछा था उसमें कमेंट्स में, भूल गया था, अभी बता देता हूँ कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड का ये फार्मूला था। पहला फार्मूला लिख दें तो आधे नंबर आपको मिल जाता है, T=2π√L/G, ये फार्मूला है। अब यहाँ देखें टाइम पीरियड का ताल्लुक G के साथ कैसा है। टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, G की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, और G की वैल्यू अगर कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो G की वैल्यू कम कहाँ पर होती है, हाइट के ऊपर। तो माउंट एवरेस्ट पे आप बताएंगे द वैल्यू ऑफ G इज़ लो ऑन द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, हेंस as time period is inversely proportional to the value of G, that means at a height at Mount Everest value of G is low, hence the time period is higher as compared to the time period in Islamabad, ठीक है। इक्वेशन लिख के तो ये दो बातें साथ लिखते हैं कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग्स एंड स्प्लिट रिंग्स।
स्लिप रिंग पहली बात है कि वो यूज़ कहाँ होता है स्लिप रिंग, एसी जनरेटर में। स्प्लिट रिंग कहाँ यूज़ होता है, डीसी मोटर में। स्प्लिट रिंग क्या करता है, ये रिवर्स करता है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट। कब, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, रोटेशन के साइकिल पूरे के आधे के बाद, यानी हाफ साइकिल के बाद रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट को। उससे क्या होता है, उससे फोर्सेस आर रिवर्स्ड, फोर्सेस आर रिवर्स्ड, यानी जो फोर्सेस लग रही हैं दोनों साइड्स ऑफ द कॉइल पे वो रिवर्स हो जाती है एंड द कॉइल कीप्स रोटेटिंग। स्लिप रिंग इट कॉन्टिन्यूसली कंडक्ट्स द करंट फ्रॉम द कॉइल टू द आउटपुट डिवाइस, उसका ये मकसद है, ठीक है। अच्छा जी, वाई और वाई नॉट कॉनकेव मिरर इज़ यूजफुल फॉर मेकअप और शेव व्हेन एन, ये बुक में भी लिखा हुआ है कि व्हेन समवन स्टैंड्स बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस and the mirror pole and the principal axis of mirror, then he sees his enlarged image into the mirror and hence he could easily make up or shave. अच्छा जी, लॉन्ग में भी मैंने जो इंपॉर्टेंट पहले बताए हुए हैं वही वाले इंक्लूड किए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। शो दैट द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक, पेंडुलम भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों का चॉइस है। और डिराइव करना है टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी, लंबा क्वेश्चन है, इसकी जगह पे ये आया तो ये वाला कर लेना। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आया जिसमें थोड़ा सा डेरिवेशन हो मैथमेटिकल, तो कोशिश कीजिएगा डेरिवेशन वाला मैथमेटिकल वाला वो कर लें, उसमें नंबर ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय फिजन रिएक्शन, फ्यूजन और फिजन में से कोई एक आ सकता है या हाफ लाइफ भी आ सकता है, इसमें मैंने फिजन चूज़ किया है यहाँ पे। चैप्टर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, आई नो, तो अगर छोड़ा हुआ ये चैप्टर तो अभी मत करना, एंड टाइम पे जो किया वही करना। लेकिन इसका चॉइस में भी ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है आज, जैसे मैंने लिख दिया माइक्रोस्कोप का, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा टफ है माइक्रोस्कोप का। डायग्राम ही आप लोगों से नहीं बनेगी, डायग्राम की प्रैक्टिस आप लोग बहुत कम करते हैं इसकी। तो फिजन के लिए अब याद रखिएगा, जब एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप होता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई एंड रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन। और फिर फिजन चेन रिएक्शन में क्या होता है कि ट्रिगर करता है रिएक्शन इस तरह कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट होते चले जाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सडनली रिलीज होती है, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए आप रॉड्स यूज़ करते हैं कैडमियम के, तो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद ये गेट्स का आने का चांस है, इसलिए इसके ट्रूथ टेबल आसान है, तो ये क्वेश्चन है तो आंखें बंद करके ये कर लेना, बहुत आसान है। इसकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी आप लोग कर ही लेते हैं, उसके ट्रूथ टेबल बूलियन इक्वेशन भी लिख देना, बेशक पूछी भी ना भी हो। दूसरी तरफ है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो उसको डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल को, और कंडीशन, चलिए कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखेंगे, इसमें सिर्फ क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर देना क्या होता है। ये न्यूमेरिकल है, वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर ओवर आर लगा के यहाँ से हम आर फाइंड आउट करना है, तो उसका सब्जेक्ट बना लें, वी स्क्वेयर ओवर पी कर लें, यहाँ से आर निकल आएगी। अब अगर वो 5 घंटे के लिए यूज़ होता है तो इसके लिए आप एनर्जी की इक्वेशन लगाएं, वी इंटू आई इंटू टी, ये लगाते हैं, ठीक है। या एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम कर लें, एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये ज़्यादा आसान है। तो पावर गिवन थी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन टाइम 5 घंटे एक दिन चलता है, तो 30 दिन का महीना होता है, तो 30 से भी मल्टीप्लाई कर देना। वो पावर एनर्जी आ जाएगी आपके पास जूल्स में, उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट भी करना, 1.6 इंटू क्या होता है 10 रेज पावर 3 नहीं सॉरी 3.6 इंटू 10 रेज पावर 5 होता है, सॉरी 1 किलो वाट आवर इतने जूल्स के इक्वल होता है। 3.6 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल्स के बराबर होता है 1 किलो वाट आवर। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 ओवर 3.6 इंटू 10 रेज पावर 5। तो जितने जूल्स आप यहाँ से निकालेंगे उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ CRO, ये भी बुक में से करना है आपने, इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी करनी है और फिर डिफ्लेक्शन वगैरह सब कुछ बतानी है कैसे होती है। एंड व्हाट इज साउंड इंटेंसिटी लेवल, डिराइव रिलेशनशिप टू डिटरमिन द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल्स। और फिर उसके साथ मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया है साथ, न्यूमेरिकल है हाफ लाइफ का। तो हाफ लाइफ वालों को इस तरह किया करें, देखें ये आसान करके बता देता हूँ। अगर हाफ लाइफ 6 आवर्स है, स्टार्ट में 200 है, तो आपने क्या कहना है 200 एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब कितनी हाफ लाइफ होनी चाहिए, देखें हाफ लाइफ 6 है और टोटल टाइम गुजरा 36 आवर्स, तो 36 को 6 से डिवाइड कर दें तो टोटल 6 हाफ लाइफ गुजरनी चाहिए। तो आप इसको 6 दफ़ा हाफ करते हैं, ये एक दफ़ा किया, ये दूसरी दफ़ा किया, फिर इस तरह तीसरी दफ़ा करें, देखें पीछे क्या बचेगा 25। फिर चौथी बार करेंगे इसको हाफ तो ये आ जाएगा 12.5। फिर एक दफ़ा हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 6.25।
और फिर आखिरी दफ़ा जब इसको हाफ़ करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, 3.125 आखिर में बच जाएगा, या फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, इस तरह याद रह जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गेस्ट पेपर आपको थोड़ा बहुत सोल्यूशन भी चले बता दिया है। बाकी अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि यही न्यूमेरिकल्स आएंगे, यही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मैंने पेपर नहीं बनाया, मैंने जो मुझे समझ आई उसके मुताबिक आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि सारे यही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपने इनमें से पढ़ा है तो पेपर में क्वेश्चंस भी आएंगे, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस एज वेल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर टुमारो। और इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास सोल्यूशन आएगा, मैं पेपर आएगा सुबह एमसीक्यू का और बल्कि सब्जेक्टिव का भी, दोनों का सोल्यूशन इंशाल्लाह चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेगा टाइम के बाद, पेपर के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर एंड सी यू टुमारो आफ्टर द पेपर इंशाल्लाह।